का नेम, और वो कोर्स का नेम है अपना डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। क्या है? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गई। जैसे कि यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है स्टील, तो ऑब्वियसली ये स्टील का ही बना हुआ होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टील का ही बना हुआ होगा। और स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता ही है। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होगा कि एलिमेंट्स इकट्ठा होके एक बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। मीन्स इनोवेटिव क्रिएशन करते हैं, उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। और डिजाइन, डिजाइन मीन्स क्या कि पूरी लाइफ ईयर के दरमियान उसके ऊपर जो लोड्स लग रहे हैं और वो लोड्स की वजह से जो रिएक्शंस पैदा हो रहे हैं, वो सारी चीज को रेजिस्ट करना होता है पूरी लाइफ टाइम। तो वो रेजिस्ट करने की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिजाइन। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकता हूँ आपके सॉरी कि वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील एलिमेंट्स और sections connect together and make one structure that resists the loads and effects occurs due to loads on the structural elements. Effects like shear force, shear moment, bending, deflection, torsion, throughout its life period. Okay, this all process is the design that हमें इतने क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? एक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को इतना याद होना चाहिए कि भाई मेरे को जो डिजाइन करनी है, तो वो डिजाइन के लाइफ पीरियड में वो स्ट्रक्चर की जो डिजाइन कर रहा है उसका मैंने ज्यादा से ज्यादा चलो दे दिया कि ये 25 साल तक मेरा ये स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पे 25 साल तक जो लोड लगेगा और लोड की वजह से जो इफेक्ट्स होगी उसको मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, और ये रेजिस्टिंग जो प्रोसेस है उसे डिजाइन कहते हैं। ठीक है, सो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ओके, तो इट मींस इनमें से स्टील, तो ये स्टील है क्या? व्हाट इज द स्टील? इसमें से ये स्टील है क्या? ठीक है, तो ये स्टील एक मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट है। क्या है? एक मैन्युफैक्चर्ड एलिमेंट है। मैन्युफैक्चर्ड एलिमेंट है स्टील, एक मैन्युफैक्चर्ड एलिमेंट है। तो एक अलॉय, तो इट इज वन टाइप ऑफ अलॉय। मैन्युफैक्चर मींस वो फैक्ट्रीज में बनता है, उसे बनाया जाता है। प्रीकास्ट फैक्ट्रीज, लेबोरेटरीज या उसमें बनाया जाता है। ठीक है, इन फैक्ट्रीज लिख सकते हैं, इन फैक्ट्रीज। तो अब ये कैसे बनता है? मींस क्या क्या एलिमेंट्स इसमें होते हैं? तो कंटेनिंग कार्बन। ठीक है, कार्बन या में less than 2% of carbon content, less than 2% of carbon content. ठीक है, 1% of manganese, 1% of manganese. ठीक है, and some of materials like sulfur, some of material like sulfur, then chromium,
है निकल। ठीक है, तो ये सबको इकट्ठा करके फास्फोरस, तो ये सबको इकट्ठा करके एक अलॉय बनता है। क्या बनता है? एक अलॉय। और उसे क्या कहते हैं हम? स्टील कहते हैं। स्टील कहते हैं। तो स्टील का कार्बन कंटेंट रेशियो क्या है? तो स्टील का कार्बन रेशियो, स्टील कार्बन कंटेंट इज फ्रॉम 0.1% to 1.10%। ब्रीफली हम अगर बात करें कि स्टील का कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो ब्रीफली हम बात करते हैं तो क्या होता है? तो पहला होता है हमारा लो कार्बन स्टील। क्या होता है? लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील कहां से कहां तक का होता है? तो 0.1% से स्टार्ट होके उसे 0.25% तक का होता है। लो कार्बन स्टील 0.1 से स्टार्ट करके 0.25 का होता है। ये आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्टील के कार्बन कंटेंट, लो कार्बन कंटेंट स्टील कितने परसेंटेज होता है। फिर ये मीडियम कार्बन स्टील, तो मीडियम कार्बन स्टील हमारा होता है 0.25% से लेके 0.60% तक का होता है। कहाँ तक का होता है? और थर्ड जो है वो हाई कार्बन कंटेंट है। तो हाई कार्बन कंटेंट स्टील जो होता है वो कहाँ तक का होता है? तो वो 0.60% से स्टार्ट होता है, तो 1.10% से खत्म होता है। ठीक है, ये सारे कार्बन कंटेंट के रेशियो में हमारा स्ट्रक्चरल स्टील आ गया, स्टील सेक्शंस आ गया, और क्या कहते हैं, जहां भी स्टील जो मटेरियल यूज होता है, तो सारे मटेरियल्स डिफर किसके बेस पे होते हैं? तो कार्बन कंटेंट के बेस पे होते हैं। क्यों कार्बन कंटेंट के बेस पे होते हैं? तो ये कार्बन कंटेंट का महत्व क्या है कि अगर कार्बन कंटेंट इंक्रीज हुआ, जो इंक्रीज हुआ, तो उसके साथ उसकी हार्डनेस भी इंक्रीज होगी। क्या होगी? हार्डनेस इंक्रीज होगी। फिर क्या होगी? यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्या होगी? यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेंथ के साथ उसकी क्या दूसरी इंक्रीज होगी? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। क्या होगी? टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। पर इसका डिसएडवांटेज भी है। अगर कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ डक्टिलिटी डिक्रीज होती है। क्या डिक्रीज होती है? डक्टिलिटी इज बीइंग डिक्रीज। उसके साथ टफनेस भी डिक्रीज होता है। टफनेस डिक्रीज होता है। अब आपको शायद पता ना हो कि डक्टिलिटी क्या है, टफनेस क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट यू मीन बाय डक्टिलिटी, व्हाट यू मीन बाय हार्डनेस। अब आप बोलोगे कि हार्डनेस बढ़ रहा है और टफनेस डिक्रीज हो रहा है, तो यार दोनों का तो ये तो एक टाइप का सिनोनिम्स ही हो गया कि हार्डनेस को हम दूसरी लैंग्वेज में टफनेस बोलते हैं और टफनेस को हम दूसरी लैंग्वेज में हार्डनेस बोलते हैं। पर भाइयों, मींस दोस्तों, हार्डनेस का मीनिंग क्या होता है कि हार्डनेस मतलब कि किसी भी सरफेस या भी किसी भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है वो कितना हार्ड है, मींस लोड एब्जॉर्ब करने के लिए कितना हार्ड है टू एब्जॉर्ब द लोड एब्जॉर्ब, या तो इफेक्ट एब्जॉर्ब करने के लिए, क्या एब्जॉर्ब करने के लिए? इफेक्ट एब्जॉर्ब करने के लिए। तो मींस ये हार्डनेस का मीनिंग क्या होता है कि लोड लगाने के बाद पता चलता है कि ये हार्ड कितना है। और टफनेस का मीनिंग क्या है कि हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि वो ज्यादातर कब तक लोड को सहन करेगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इलास्टिसिटी भी हो गया और प्लास्टिसिटी भी हो गया। मींस उसका यील्डिंग पॉइंट क्या है कि वो कब तक यील्ड होगा। तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि इतने से आगे जाएगा तो ये यील्ड हो जाएगा, और इतने से आगे जाएगा तो ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा, तो उसके प्लास्टिसिटी होते हैं। इट मींस कि अगर कार्बन कंटेंट बढ़ा तो इलास्टिसिटी भी कम हो गई, इलास्टिसिटी कम हो गई तो उसकी टेंसाइल कैपेसिटी जो हो गई वो कम हो गई। कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस नहीं, मींस के उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई। सो जब तक बिल्डिंग में जो रेनफोर्समेंट यूज होते हैं तो वो कौन से होते हैं? बिल्डिंग के अंदर लो कार्बन कंटेंट स्टील के होते हैं। क्यों लो कार्बन कंटेंट स्टील के होते हैं? क्योंकि उसमें हमें डक्टिलिटी ज्यादा चाहिए। क्या ज्यादा चाहिए? डक्टिलिटी, डक्टाइल स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है, स्ट्रक्चरल स्टील कार्बन कंटेंट इज लेस देन 0.25%। दोस्तों ये लिख दो, ये नोट करने का पॉइंट है
क्योंकि ये एक मार्क में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और आपको वाइवा में भी ये क्वेश्चन आएगा ही कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल स्टील ऑफ कार्बन कंटेंट, इट इज लेस देन 0.25%, बट उसको हम स्पेसिफिक बोले तो स्पेसिफिक उसको कह सकते हैं कि इट इज 0.23%। ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, वाइवा में आएगा और आपके जीटीयू पेपर में से 1 मार्क में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कार्बन कंटेंट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो अगर आप बात करें तो लेस देन 20.25% भी ओके है, और अगर स्पेसिफिकली आपको बात करनी है तो इट इज 0.23%। इट इज व्हाट, इट इज 0.23%। ठीक है। अब चलो हमने ये कार्बन कंटेंट के बारे में तो बात कर ही ली है, तो अब हम उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि भाई स्टील की प्रॉपर्टी क्या होती है। सो अपना अगला पॉइंट होगा क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। क्योंकि कोई भी सेक्शन चूज किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे, कोई भी मटेरियल चाहे कंक्रीट हो, स्टील हो, टिम्बर हो या कोई भी ले लो, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज पे बेस पे सिलेक्ट किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील में पहला आएगा इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी स्टील की कितनी है, तो इलास्टिसिटी मींस उसे नोटेड किया जाता है E। तो E इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², जो कंक्रीट से कहीं ज्यादा है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो है। जो इलास्टिसिटी मींस क्या हो गया कि स्ट्रेस अपन स्ट्रेन जो कंक्रीट के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसका बहुत स्ट्रेंथ मींस बहुत मजबूत मटेरियल माना जाता है। ठीक है। फिर दूसरा उसे बोलते हैं शियर मॉड्यूलस। तो शियर मॉड्यूलस जो होता है उसे कैसे दर्शाया जाता है, तो G। तो इसका क्या वैल्यू है 0.6769 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये सारी नोट करने की लाइंस है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका डेंसिटी मींस यूनिट मास। यूनिट मास इसकी बहुत ज्यादा है। यूनिट मास क्या है इसका कि 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बाप रे, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पॉइजनस रेशियो, पॉइजनस रेशियो इसका क्या है, तो पॉइजनस रेशियो को हम बोलते हैं म्यू। तो इसका म्यू क्या है हमारा 0.3। क्या हो गया 0.3। फिर आएगा हमारा पॉइजनस रेशियो के बाद क्या आएगा, तो पॉइजनस रेशियो के बाद हमें आएगा कि इसका थर्मल एक्सपांशन क्या है। थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन यानी कि अल्फा। तो इसकी वैल्यू क्या है, तो 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। मींस पर डिग्री सेल्सियस इसका एक्सपांशन रेशियो क्या है कि 12 × 10⁻⁶। तो दोस्तों ये सब है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, जिसमें आता है इलास्टिसिटी, शियर मॉड्यूलस, यूनिट मास, पॉइजनस रेशियो म्यू और थर्मल एक्सपांशन उसका क्या आ गया, थर्मल एक्सपांशन उसका है अल्फा। E, G, डेंसिटी, म्यू और अल्फा। ये सारी चीजें नोट करने की है। क्या करने की है, नोट करने की। ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। ठीक है। तो स्टील हमने देखा कि ज्यादातर लोग आरसीसी स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेफर करते हैं, पर ये स्टील कैसे डिफर होता है तो उसे यहाँ पे यूज किया जाता है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टील, क्या हो गया एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। कोई भी मटेरियल आप यूज कर उसके एडवांटेज भी होते हैं और उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। तो पहला तो एडवांटेज इसका ये है कि स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों बहुत ही अच्छी, इसलिए इसको ज्यादातर चूज किया जाता है। आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में भी बात कर लो, कंप्रेशन मेंबर में तो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और आप उसके बीम जैसे टाई मेंबर के बारे में बात कर दो उसमें भी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जाता है, इसलिए इसका यूज ज्यादा होता है। सेकंड इसका एडवांटेज ये है कि ये वेरी फास्ट कंस्ट्रक्शन मींस ये कंक्रीट की कंपेयर में बहुत जल्दी बन जाता है।
ठीक है, इजीली कास्ट, फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है इसका। फिर थर्ड इसका ये है कि इससे इरेक्शन इसका बहुत इजी है, इरेक्शन बहुत फास्ट कर सकते हैं। फिर फोर्थ इसका क्या है, प्री फैब्रिकेशन एंड डीमाउंटेबिलिटी। क्या? डीमाउंटेबिलिटी, ठीक है। फिर ये वेट में लाइटर है, क्या है? लाइट वेट। फिर नॉइजलेस, स्टील स्ट्रक्चर में नॉइज ज्यादा नहीं होता है इसलिए इसे नॉइजलेस बोलते हैं, ठीक है। फिर बोल्टेड, वेल्डेड एंड रिवेटेड, ये सारे कनेक्शन करना बहुत इजी है, ठीक है। अगर इसको सही तरह से बनाया जाए, मीन्स इफ इट इज डिजाइन्ड properly, then it has long life. अगर इसे आप सही तरह से बनाओगे तो इसकी लाइफ पीरियड बढ़ जाती है। ये सारे उसके एडवांटेज है, भी चाहता है उसके और भी एडवांटेजेस होंगे, पर इतने मेरे को मेन याद है, या फिर मेन इतने आपको लिखने ही चाहिए कम से कम। तो इसे क्या कहते हैं हम, एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की। इसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव लेवल या टेंसर ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही फास्ट है, ठीक है। और उसे जब मीन्स क्या करना है कि अल्टरेशन करना हो, या फिर उसे जोड़ना हो, या फिर ऐसा हो कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा तो उसे बदल दो, तो ये इजीली अल्टरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसे इरेक्शन कहते हैं। फिर फैब्रिकेशन, डीमाउंटेबिलिटी, फिर उसे कोई भी शेप में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही शेप में हम रख सकते हैं। उसका क्या होता है कि वो मलेबिलिटी प्रॉपर्टीज की ज्यादा होती है, इसलिए उसको हम दूसरे शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर लाइट वेट है, नॉइजलेस है, बोल्टेड, वेल्डेड एंड रिवेटेड कनेक्शन, जो हम आगे इस स्टील स्ट्रक्चर कोर्स में पढ़ने वाले जो कनेक्शंस है बोल्टेड वेल्डेड, वो भी इजी है। और अगर उसकी प्रॉपर्ली डिजाइन की जाए तो इट हैज अ लॉन्ग लाइफ। अब जैसे कि मैंने बोला कि अगर उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तब हम देखते हैं कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस में पहला आएगा कि ये फायर प्रोटेक्शन चाहिए से, फायर प्रोटेक्शन नीडेड। क्यों फायर प्रोटेक्शन उसको चाहिए? क्योंकि ये टेम्परेचर जैसे हाई होता है वैसे स्टील लूज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पिघलने लगता है, अपना शेप चेंज करने लगता है, इसलिए फायर प्रोटेक्शन इज नीडेड। सेकंड, कोरोजन प्रोटेक्शन। क्या? कोरोजन प्रोटेक्शन। जंग लग जाता है तो जंग लगने से वजह से वो क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर काट लग जाता है तो वो क्या होता है कि वो काट लगने की वजह से वो मटेरियल क्या होता है, बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से वहां से क्या हो जाता है, कट हो जाता है। कट मीन्स ऐसे बोलते हो तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्या हो गया, कोरोजन प्रोटेक्शन, ठीक है। और थर्ड पोर्शन क्या है कि थर्ड पोर्शन ये है कि हम स्टील स्ट्रक्चर बनाते तो है पर उसकी वॉल जो होती है ना वो ब्रिक मैसनरी की ही बनती है। कैसी बनती है? ब्रिक मैसनरी की बनती है। अब आप बोलोगे कि यार इसमें डिसएडवांटेज क्या हो गया, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक समझ लो कि स्टील के एलिमेंट्स है, ये स्टील का पूरा फ्लोर बन गया, ठीक है। तो ये स्टील का फ्लोर बन गया। अब आप समझ लो कि अगर ये डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, तो ये क्या होगा, लोड ट्रांसफर होगा तो वो अपने शेप में ऐसे 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 हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसे 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 हो सकता है। मीन्स डिफ्लेक्शन होगा तो ऐसे बिल्डिंग ऐसे ऐसे, ये ऐसे जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। पर अगर बीच में ब्रिक मैसनरी आ गई, क्या आ गई, अगर ब्रिक मैसनरी आ गई तो ब्रिक मैसनरी की वजह से क्या हो गया, ये क्या हो गया, ब्रिक मैसनरी। तो ब्रिक आ गई तो क्या हो गया, ये पोर्शन जो है वो ब्रिटल हो गया, मीन्स हार्ड हो गया। तो ये उसे डिफ्लेक्ट करने नहीं देगा। क्या करने नहीं देगा? दोनों में से डिफ्लेक्ट नहीं करने देगा। तो डिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, उसकी वजह से क्या होगा कि कोलैप्स होने की संभावना हो सकती है, मीन्स क्रैकिंग करने की संभावना हो सकती है। इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है उसका।
तो ये हो गए हमारे स्टील स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब हमने इतनी सारी स्टील की बात कर ली। क्या क्या बात की कि वो क्या है, वो एलॉय है। एलॉय किसका? कार्बन कंटेंट, मैंगनीज, सल्फर, क्रोमियम, निकल, फास्फोरस। कार्बन कंटेंट से ये डिफर होता है कि लो कार्बन कंटेंट स्टील, मीडियम कार्बन कंटेंट स्टील और हाई कार्बन कंटेंट स्टील। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। 0.1 to 0.25, 0.25 to 0.16, 0.60 to 1.10। कार्बन कंटेंट हाई इंक्रीज होता है तो क्या इंक्रीज होता है? उसके साथ में हार्डनेस भी इंक्रीज होती है, यील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, और उसके साथ डक्टिलिटी कम होती है, टफनेस भी कम होती है। टफनेस कम होगी मींस इलास्टिसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर स्टील का कार्बन कंटेंट क्या है? 0.25%, और इट इज 0.23% परफेक्ट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील की बात कर दी हमने, इलास्टिसिटी, शियर मॉड्यूलस, यूनिट मास, कोएफिशिएंट्स और एडवांटेजेस की बात की। अब बात आती है जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें स्टील स्ट्रक्चर के स्टील एलिमेंट्स यानी कि सेक्शंस कौन से होते हैं। तो चलो देखते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। आज स्टार्ट किया तो सब फिनिश करना ही होता है, अगर स्टार्ट किया तो फिनिश करेंगे। तो देखो स्टील सेक्शंस, ठीक है। पहला आएगा हमारा हॉट रोल्ड सेक्शंस। ठीक है, हॉट रोल्ड मींस ज्यादा टेम्परेचर पे उससे बनाया जाता है। आप बोलोगे दो टाइप के आते हैं, कोल्ड फॉर्म भी आते हैं और हॉट रोल्ड भी आते हैं। कौन से आते हैं? कोल्ड फॉर्म भी आते हैं। क्या आता है? कोल्ड फॉर्म सेक्शन स्टील के दोनों आते हैं। ठीक है, अब कोल्ड फॉर्म कैसे? कोल्ड फॉर्म मींस, अब आप बोलोगे सॉरी मैंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे। कोल्ड फॉर्म आएगा ऐसे, कोल्ड फॉर्म सेक्शंस आते हैं। हॉट रोल सेक्शन और कोल्ड रोल सेक्शन यानी कोल्ड फॉर्म सेक्शन मीन कोई भी एल सेक्शन है जो अपने अपने मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब ज्यादा अब अपन इंडिया की बात करो तो इंडिया का ज्यादातर टेम्परेचर कैसा रहता है कि 45 डिग्री से अब तो 47 भी होने जाता है, 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो टेम्परेचर राइज होता है तो हमारे जो स्टील सेक्शंस होते हैं वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं। पर अगर आप आउट ऑफ कंट्री की बात करो तो कनाडा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 20 डिग्री 25 डिग्री मैक्सिमम जाता है। तो वहाँ पे हॉट रोल सेक्शंस का कोई मीनिंग नहीं है यूज करने का, क्योंकि वहाँ पे उतनी गर्मी पड़ती ही नहीं। तो वहाँ पे ज्यादातर कोल्ड फॉर्म स्ट्रक्चर यूज होते हैं, कोल्ड फॉर्म एलिमेंट्स या सेक्शंस यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंडिया की बात करें तो हॉट रोल सेक्शंस आर प्रिफरेबल। ठीक है, तो हॉट रोल सेक्शंस के अंदर कौन से तीसरा सेक्शन क्या होता है? वेल्डेबल सेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये तीन टाइप के सेक्शंस होते हैं। अब मैं इसमें से बात करता हूँ कि हमारे इंडिया में कौन सा यूज होता है। तो हमारे इंडिया में होता है हॉट रोल्ड सेक्शंस। ठीक है, हॉट रोल्ड सेक्शंस की बात करते हैं तो हॉट रोल्ड सेक्शंस होते हैं। अब हॉट रोल्ड सेक्शंस होते हैं वो कौन सी टाइप के होते हैं? तो वो होते हैं, हम ले लेते प्लेट्स। ठीक है, फिर ले लेते बार्स, फिर ले लेते हम उसे कहते हैं कि अपने को क्या बोलते हैं हम बार्स के बाद हॉलो सेक्शंस। फिर हम फोर्थ बोले तो बीम सेक्शंस, फिर हम बोले तो चैनल सेक्शंस, फिर हम बोले तो टी सेक्शंस। ठीक है, ये सब हमारे हो गए हॉट रोल्ड सेक्शन। अब ये सारे सेक्शंस जो है ना वो पहले से ही डिजाइन किए होते हैं, प्री कास्ट होते हैं, वो फैक्ट्री में पहले ही बनाए हुए होते हैं। ठीक है, और ये सब के डेटा आपको मिलेंगे स्टील टेबल में से। ठीक है, ये आपको सब मिलेगा स्टील टेबल में से। अब ये आपको कौन सा स्टील टेबल, या तो हम आप कह सकते हैं कि SP6 स्टैंडर्ड SP6 में से भी मिल जाएगी। सारे डेटे मीन्स ये सारे डेटा की सारी डिटेल्स साइज के बारे में देख लो, उसकी साइज के हिसाब से उसकी
क्या कहते हैं सेक्शन मॉड्यूलस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारा कुछ भी वैल्यूज आपको चाहिए कोई भी सेक्शंस की, तो आपको स्टील टेबल यानी कि SP6 में से मिल जाएगी। अब हमने इतनी सारी बात की, पर मैंने ये बात नहीं की कि हम जो डिजाइन करने वाले हैं उसमें यहाँ पे कोड कौन सा यूज होगा। तो यहाँ पे कोड होगा IS 800 2007, जिसे कहते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ 2007, इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007। तो दोस्तों मैंने आज की ओवरव्यू लेक्चर में आपसे ये बात की है कि हमारा स्टील स्ट्रक्चर जो है उसका वो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर क्या है, स्टील एलिमेंट क्या है, स्टील एलिमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज के बाद उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और जो स्टील सेक्शन जो यूज होते हैं वो उसका लिस्टिंग मैंने किया है। हॉट रोल स्टील सेक्शन, जो प्लेट्स, बार्स, कॉलर सेक्शंस, बीम सेक्शन, चैनल सेक्शंस और टी सेक्शन। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलूंगा, उसमें मैं आपको हॉट रोल सेक्शंस जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसकी स्केच और फिगर के साथ कि हॉट रोल सेक्शंस आखिर होते क्या है। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।